गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस की क्लास में स्वागत है। अपन पहले जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, इसको अपन शुरू कर चुके हैं और इसी क्रम में आज इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन का सामान्य चिंतन क्या रहा और उस सामान्य चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, उस सामान्य चिंतन के प्रमुख विषय क्या रहे हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले अपन ने प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं और उसके चिंतन के मुख्य विषय का अध्ययन किया, जिसमें एथेंस, स्पार्टा, सोफिस्टों की भूमिका को पढ़ा और उस पर चर्चा करी। दूसरा, यूनानी चिंतन के बाद का जो पीरियड है उसमें अपन ने जो आपका प्राचीन रोम का राजनीतिक चिंतन है उस पर चर्चा करी और उसकी सामान्य विशेषताएं क्या रही हैं, चिंतन के प्रमुख विषय क्या रहे, इसको अपन ने पढ़ा। पोलिबियस और सिसरो का नाम इसमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आज अपन इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए जो मिडिल पीरियड है, मध्यकालीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करेंगे। मिडाइवल यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट, मध्यकालीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन का प्रमुख विषय क्या रहा है, उसकी विशेषता क्या रही है। जहां तक इसकी सामान्य विशेषताओं का प्रश्न है कि यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य के पतन से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक के दौर को, जो पीरियड है उस बीच का, उसको मध्य युग, मिडिल एज कहा जाता है, मध्य युग कहा जाता है। इस युग के अधिकांश भाग में यूरोप का राजनीतिक जीवन किसी सुनिश्चित उद्देश्य या सिद्धांत से प्रेरित नहीं रहा, यानी कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं बने, कोई सुनिश्चित उद्देश्य नहीं थे। उन दिनों कुछ ऐसे विचार तो प्रचलित रहे जो रोमन परंपरा की देन थे या मसीही धर्म की शिक्षाओं में से ऊपर उठकर सामने आए या सामंतवाद की परिस्थितियों से पैदा हुए, परंतु उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। यानी ये पीरियड कोई विशेष सिद्धांत, विशेष उद्देश्य से परिपूर्ण नहीं था। चूंकि मध्य युगीन यूरोप में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति भी नहीं हुई, इसलिए इस युग को, उसके मुख्य अंश को अंधकार, डार्क एज की संज्ञा दी जाती है। इससे पहले तो सिद्धांत बने, चिंतन हुआ, मनन हुआ, कुछ उद्देश्य थे, लेकिन इस पीरियड में कोई विशेष उपलब्धि दिखाई नहीं देती, इसलिए इसके मुख्य अंश को डार्क एज की संज्ञा दी जाती है। अब इस समय देखें तो सबसे जो प्रमुख बात हमें दिखाई देती है इस मध्य युग की, धार्मिक विषयों की प्रधानता। मध्ययुगीन चिंतन ना तो इतिहास पर आधारित था, ना विज्ञान पर आधारित था। उसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण का भी नितांत अभाव था। इसके अंतर्गत आस्था, फेथ और विश्वास, बिलीव से जुड़ी हुई मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते थे। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन और प्रयोग विधि के आधार पर नहीं। यानी पहले तो हम ऑब्जर्वेशन की बात देख रहे हैं, अन्वेषण की बात देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की बात देख रहे हैं, यहां पर केवल आस्था और विश्वास की बात देखी जा रही है और उससे जुड़ी हुई मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सारी शिक्षा पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण था और सारे चिंतन का जो केंद्र बिंदु था वह धर्म था। धर्म की मीमांसा से संबंधित प्रश्न थे। संगठित चर्च धर्म के विषय में जो भी मान्यता निर्धारित करता था वह संपूर्ण ज्ञान का आधार मानी जाती थी। उस समय ईसाई धर्म प्रचलित था, इसलिए चर्च सर्वोच्च माना जाता था। जो वो मान्यता निर्धारित कर लेता था
उसे संपूर्ण ज्ञान का आधार माना जाता था। इस पर तर्क करने की आज्ञा किसी को नहीं थी कि ऐसा क्यों, किस लिए। सारा चिंतन कठोर रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। किसी भी तरह की असहमति को अधर्मिता की संज्ञा देकर उसे बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। तो इस पीरियड में केवल धार्मिक विषयों की प्रधानता थी और कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं थी। सामंतवाद की भूमिका के संदर्भ में मध्ययुगीन यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था सामंतवाद पर आधारित थी। इसके अंतर्गत राज्य शक्ति स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों, समानताओं और सरदारों में बटी हुई रहती थी, जिन्हें अपना अपना पद उत्तराधिकार में प्राप्त होता था। और यह व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति भूमि के अधिकार या पट्टेदारी से निर्धारित होती थी। मुख्यतः इसमें 3 वर्ग शामिल थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पुरोहित था वो सर्वोपरि था। लौकिक क्षेत्र में जो कुलीन वर्ग था उसका प्रभुत्व था, जिसमें राजा लोग, सामंत लोग, सरदार लोग आदि आते थे। और जनसाधारण में जो मेहनत करने वाला वर्ग है, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, विशाल थी, उनपे थी। तो तीसरी विशेषता जो है इसकी, चर्च और राज्य का विवाद। मध्य युग में चर्च की सत्ता धार्मिक सत्ता शक्ति की प्रतीक थी और राज्य की सत्ता लौकिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करती थी। इन दोनों का परस्पर संबंध मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय था। 9वीं से 13वीं सदी के दौरान सामान्य प्रवृत्ति यह मानने की थी कि राजनीति में धर्म संगठन या पोप तंत्र की सत्ता सर्वोच्च है। यानी सब कुछ कौन है? धार्मिक सत्ता है। और उस समय धार्मिक सत्ता क्या थी? चर्च थी। और चर्च का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? पोप था। इस सिद्धांत का निर्माण करते समय प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों के विचारों को सांसारिक विषयों, वर्ल्डली अफेयर्स का विवेचन मानकर उनको परे रखा दिया जाएगा और बाइबल और जो धार्मिक कृतियां थी उनको संपूर्ण ज्ञान के स्रोत के रूप में मान्यता मिली हुई थी। वैसे तो चर्च और राज्य एक ही समाज के रूप में जुड़े थे, फिर भी इस समय 2 सरकारें थी। ईसाई लेखकों ने आध्यात्मिक और सांसारिक जगत में जिस अंतर का संकेत दिया, उसमें 2 शक्तियों का सिद्धांत दिखाई दिया। इसमें संपूर्ण सत्ता पोप और सम्राट के बीच में, जो सम्राट है, सर्वोच्च है, के बीच में बट गई और यह माना जाने लगा कि ईसाई सम्राट को अमरत्व प्राप्त करने के लिए धर्माध्यक्ष की जरूरत है और धर्माध्यक्ष को लौकिक मामलों के प्रबंध में सम्राट की सरकार से सहायता लेनी पड़ती थी। शुरू में धरती पर शासन चलाने के लिए लौकिक और आध्यात्मिक सत्ता के इस सामंजस्यपूर्ण को दैवी आदेश की अभिव्यक्ति माना गया और यह आशा की गई कि दोनों एक दूसरे के सीमा क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु फिर भी मध्यकालीन परिस्थितियों में जो व्यवहार था वह अलग दिखाई दिया। अतः कालांतर में दोनों तरह की सत्ताएं अपनी अपनी शक्ति विस्तार के उद्देश्य से एक दूसरे पर अपनी अपनी सीमाओं के अतिक्रमण का आरोप लगाने लगी और इस तरह चर्च और राज्य का विवाद मध्ययुगीन यूरोपीय चिंतन का मुख्य मुद्दा बन गया। इस प्रकार से ये जो 3 प्रमुख विशेषता हमने देखी, जिसमें विषयों की, धार्मिक विषयों की प्रधानता, सामंत लोगों की प्रधानता और चर्च और राज्य के बीच में निरंतर संघर्ष चल रहा है, ये मध्ययुगीन कालीन विशेषता है। अब मध्ययुग का अंतिम युग, जिसे परिषदीय आंदोलन या कंसिलियर मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, अंतिम दौर में धार्मिक विषयों के चिंतन का महत्व कम होने लगा और बौद्धिक दृष्टिकोण में एक नया मोड़ आया। इस दौर में आलोचनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को प्रतिष्ठा मिलने लगी, जिसने धीरे धीरे मध्ययुग की रूढ़ियों और मिथकों को सैद्धांतिक चिंतन के मैदान से बिल्कुल बाहर कर दिया। अतः राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के बीच शताब्दियों से जो खाई पैदा हो गई थी, उसे पाटने में इसने बहुत सहायता करी। इसमें जो मुख्य विशेषता में दिखाई देती है, सामंतवाद का पतन, राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय हुआ और
जो शहरों का विस्तार हुआ, पोप तंत्र का पराभव हुआ, चर्च परिषदों का आविर्भाव हुआ, सामंत सरदारों और पुरोहितों वर्ग का राजनीतिक महत्व कम होने लगा, राजा और जनसाधारण का महत्व बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप चर्च और राज्य के परस्पर विवाद की जगह राष्ट्र राज्यों के भीतर राजतंत्र और जनसाधारण की सत्ता के बीच विवाद सामान्य चर्चा का विषय बन गया और भिन्न भिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच युद्ध, वाणिज्य और कूटनीति के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा मिला। 15वीं शताब्दी का प्रारंभ परिषदीय आंदोलन इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम था, जिसका उद्देश्य था चर्च के संगठन के अंतर्गत पोप की अनन्य सत्ता की जगह एक प्रतिनिधि चर्च परिषद की सत्ता स्थापित करना। यानी अब जो भी निर्णय ले जाएंगे वो पोप अकेला ना लेकर एक परिषद के द्वारा लेगा। इस दौर में चर्च को मानव समाज के रूप में देखा जाने लगा, अतः यह अनुभव किया जाने लगा कि उसका संगठन भी अन्य मानव समुदायों के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रवृत्ति ने ऐसे सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए जिनके आधार पर आगे चलकर एक प्रतिनिधि सांसदों की सत्ता को स्थापित करने का रास्ता खुल गया। इसके मुख्य विचारक सेंट ऑगस्टाइन, मर्सिरी ऑफ पाडुआ आदि हैं।